नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीएस विद अरुण में। तो हमने आज तक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की चर्चा कर ली है और आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है नवपाषाण। इससे पहले की वीडियोस में हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग नवपाषाण काल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद की वीडियोस में ताम्रपाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता आदि विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के अंतर्गत हमको जिन विषयों पे चर्चा करना है वो जो पहला है वो होगा हमारा खोज। नवपाषाण काल के संदर्भ में खोजों के विषयों पे पहले हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा यहाँ का औजार। औजार हम लोग औजार देखने के बाद यहाँ पे इनका भोजन, अब भोजन भी हम लोग देखेंगे आग की खोज के संदर्भ में। पहला जो हम लोगों का होगा औजार, खोज, औजार, भोजन, आग की खोज। आग की खोज। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नवपाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे। तो हम लोग जो अगला टॉपिक देखेंगे वो होगा इनका निवास। पहले हम लोग नवपाषाण काल के खोज के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद औजार, उसके बाद भोजन और निवास की चर्चा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे औजार हो गया, भोजन हो गया, निवास हो गया। इसके बाद यहाँ के बर्तन, बर्तन बर्तन देखेंगे हम लोग। बर्तन में देखेंगे मृद भांडों का निर्माण यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ का कृषि, पशुपालन और व्यापार जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। कृषि, पशुपालन व व्यापार। उसके बाद हम लोग यहाँ के धार्मिक जनजीवन के बारे में बात कर लेंगे। धार्मिक जनजीवन के अंतर्गत जो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ का मृतक संस्कार होगा, यहाँ का पूजा पाठ, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग धार्मिक जनजीवन पे बात करेंगे, धार्मिक पक्ष पे बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका खोज। इसका खोज, इसके खोज का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। नवपाषाण काल का खोज का जो श्रेय जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। सन 1842 ईस्वी में, सन 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज ने नवपाषाण काल से संबंधित कुछ उपकरण खोजे थे कर्नाटक के रायचूर जिले से। कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगनसुगुर नामक स्थान से डॉक्टर प्राइमरोज ने कुछ उपकरण खोजे थे जिसका संबंध हम लोग नवपाषाण काल से लेते हैं। 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक के लिंगनसुगुर नामक स्थान से
नामक स्थान से नौपाषाणकालीन उपकरण खोजे। नौपाषाणकालीन उपकरण खोजे। हमने देखा कि हम लोग खोज के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक के लिंगनसुगुर नामक स्थान से नवपाषाण काल से संबंधित कुछ उपकरण खोजे। इसके बाद जो अगले हमारे आते हैं खोजकर्ता, वो है ली मसूरियन। सन 1860 ईस्वी में ली मसूरियन ने 1860 ईस्वी में ली मसूरियर ने टोन्स नदी के किनारे से पाषाण उपकरण खोजे। दरअसल जो ये 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक के रायचूर जिले से जो उपकरण प्राप्त किए हैं नवपाषाणकालीन संबंधित, वो उपकरण पत्थर के नहीं थे। सबसे पहले पत्थर के उपकरण की खोज 1860 ईस्वी में ली मसूरिया ने किया टोन्स नदी के किनारे से। 1860 ईस्वी में ली मसूरिया ने टोन्स नदी, ये टोन्स नदी है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के टोन्स नदी से, उत्तर प्रदेश के टोन्स नदी घाटी से 1860 ईस्वी में ली मसूरियर ने सर्वप्रथम पाषाण उपकरण खोजे। जिसका संबंध नवपाषाण काल से जोड़ा जाता है, जिसका संबंध नवपाषाण काल से जोड़ा जाता है। सबसे पहले सन 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज ने सन 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगनसुगुर नामक स्थान से जो नवपाषाण काल से संबंधित है उपकरणों की खोज की। इसलिए हम डॉक्टर प्राइमरोज को नवपाषाण काल के खोजकर्ता के रूप में जानते हैं। उसके बाद दरअसल जो ये डॉक्टर प्राइमरोज ने जो उपकरण खोजे थे वो पत्थर के नहीं थे। सबसे पहले पत्थर का खोज जो कि नवपाषाण काल से संबंधित हो, नवपाषाण कालीन संबंधित प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम ली मसूरियर ने टोन्स नदी के किनारे से खोजा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसका संबंध विद्वानों ने नवपाषाण काल से जोड़ा। इसके बाद आते हैं 1872 ईस्वी में दक्षिण भारत में खोज होता है। 1872 ईस्वी में विलियम फ्रेजर 1872 ईस्वी में विलियम फ्रेजर ने विलियम फ्रेजर ने दक्षिण भारत में बेल्लारी से
दक्षिण भारत में बेल्लारी से नौपाषाणकालीन उपकरण खोजे। बेल्लारी से नौपाषाणकालीन उपकरण खोजे। इसके बाद जो 1860 के बाद जो अगले खोजकर्ता आते हैं हमारे 1872 ईस्वी में विलियम फ्रेजर ने। विलियम फ्रेजर ने दक्षिण भारत में बेल्लारी से नौपाषाणकालीन उपकरण खोजे। ये इनका खोज महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन्होंने दक्षिण भारत में बेल्लारी को नौपाषाण काल का केंद्र कहा। तो दक्षिण भारत में बेल्लारी को नौपाषाण काल का केंद्र कहने वाले जो खोजकर्ता थे, जो विद्वान थे, वो विलियम फ्रेजर थे और इन्होंने 1872 ईस्वी में बेल्लारी से नौपाषाण काल के उपकरण खोजे। इन्होंने बेल्लारी को दक्षिण भारत का नौपाषाणिक केंद्र कहा। नौपाषाणिक केंद्र कहा। इन्होंने कहा कि दरअसल दक्षिण भारत में सबसे पहले बेल्लारी नामक स्थान पे नौपाषाणकालीन संस्कृति का, नौपाषाणकालीन सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद वहीं से दक्षिण भारत में अन्यत्र जगहों पे इन लोगों का विस्तार हुआ, फैलाव हुआ। ये रहे हमारे विलियम फ्रेजर। इसके बाद नौपाषाण काल से संबंधित खोजें, अन्वेषण कई जगह पे हुआ और कई विद्वानों ने किया। खोज के संदर्भ में हम लोग इतना ही बात करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ के औजारों के बारे में बात करेंगे। हम लोगों का जो खोज था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग औजार के बारे में बात करेंगे। दरअसल इससे पहले के काल से तात्पर्य है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में जिन औजारों का प्रयोग किया जाता था वो औजार अपेक्षाकृत भद्दे होते थे। इनके औजार भद्दे होते थे, लेकिन धीरे धीरे आगे आते आते जब नौपाषाण काल का समय आता है तो यहाँ के जो औजार होते हैं वो पॉलिशदार हो जाते हैं, परिष्कृत हो जाते हैं। यहाँ के जो औजार हैं वो पॉलिशदार और परिष्कृत हो जाते हैं। यहाँ के लोग औजार बनाते समय पत्थरों को, हड्डियों को या फिर सिंग को रगड़ के पॉलिश करते थे, चिकना करते थे, उसके बाद बनाते थे। तो हम लोग इसमें ये लिखेंगे कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का मानव भद्दे व अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो भद्दे और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। वही प्रयोग करता था। वहीं जब आगे नौपाषाण काल का प्रारंभ होता है तो यहाँ का जो मानव है वो पत्थरों को रगड़ के, पॉलिश करके
तब हथियार बनाता था, प्रयोग करता था। लेकिन नव पाषाण काल के मानव ने पाषाण काल के मानव ने परिष्कृत और पॉलिशदार हथियारों का प्रयोग किया। हथियारों का प्रयोग किया। ये मानव पत्थरों से या हड्डियों को पत्थरों से या सिंग को पत्थरों से रगड़ता था, पॉलिश करके तब हथियारों का निर्माण करता था। हथियारों के निर्माण के दौरान हथियारों का निर्माण यह मानव इस काल का मानव हथियारों का निर्माण पत्थरों, हड्डियों, सिंगों को रगड़कर पॉलिश करता था। रगड़कर पॉलिश करके करता था। जो इस काल का मानव है वो पहले पत्थरों को रगड़ता था, रगड़ के पॉलिश करके तब इसका निर्माण करता था। और इस काल का जो प्रमुख औजार है वो ये हैं। प्रमुख औजार, जो प्रमुख औजार है उसमें है तीर, चाकू, स्क्रैपर, तीर, चाकू, स्क्रैपर। इसके अलावा जो प्रमुख औजार है, जो यहाँ का प्रमुख उपकरण है वो है ओखली। मूसल, ओखली, तीर, चाकू, स्क्रैपर, ओखली, मूसल और पॉइंट आदि। ये सब यहाँ के नवपाषाणकालीन प्रमुख उपकरण हैं। जबकि हमने देखा कि जो मध्य पाषाण काल का व्यक्ति है या जो पूरा पाषाण काल का व्यक्ति है वो अपरिष्कृत और भद्दे हथियारों का प्रयोग करता था। वहीं आगे चल के जो हथियार है उनमें बदलाव हुआ, हथियार निर्माण में बदलाव हुआ और नवपाषाण काल के मानव ने हथियार पॉलिशदार और परिष्कृत प्रयोग करने लगा। हमने देखा कि यहाँ के जो प्रमुख औजार हैं उसमें तीर, चाकू, स्क्रैपर, उखली, मूसल, पॉइंट आदि हैं। तो हमने यहाँ के औजारों के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य जो नवपाषाण काल है, इसके भोजन के बारे में चर्चा करेंगे। ये लोग क्या खाते थे? यहाँ पे आग की खोज हो गई थी। हालांकि आग की खोज का प्रमाण मध्य पाषाण काल से मिलता है, लेकिन इसका बखूबी प्रयोग नवपाषाण काल में होने लगा। तो हम भोजन और आग की खोज की बात करेंगे। जिस प्रकार से मध्य पाषाण काल के लोग आखेट किया करते थे,
शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे। इसके बाद फल फूल और कंदमूल आदि पे इनका भोजन आश्रित था। तो उसी प्रकार लगभग उसी तरह नवपाषाण काल के लोग भी शिकार ही करते थे। शिकार इनका प्रमुख भोजन का साधन था। लेकिन यहाँ पे कृषि का विकास हो जाता है, पशुपालन का विकास हो जाता है, व्यापार वाणिज्य स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लेकिन ये लोग अभी आखिर तक या शिकार करना छोड़े नहीं होते हैं। तो भोजन जो है, यहाँ पे आग की खोज होती है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको लिखेंगे कि मध्य पाषाण काल के लोग, नव पाषाण काल से पहले, नव पाषाण काल से पहले के मानव, नव पाषाण काल से पहले के मानव भद्दे प्रकार के भोजन, भद्दे प्रकार की या कच्चा भोजन या मांस खाते थे। जो नवपाषाण काल से पहले के जो व्यक्ति थे वो भद्दे और कच्चा भोजन खाते थे। जबकि हमने मध्य पाषाण काल में हमने ये बात किया था कि हिमयुग की समाप्ति प्रारंभ हो गई थी। हिमयुग की समाप्ति प्रारंभ होने से वातावरण में गर्मी आई, वातावरण में तापमान में वृद्धि हुई। जब तापमान में वृद्धि होने लगी तो वातावरण गर्म हुआ। जब वातावरण गर्म हुआ तो गर्मी के मौसम में पत्थरों से पत्थर टकराते, पेड़ों से पेड़ रगड़ खाने से, पत्थरों से टकराने से जंगलों में आग लग जाती थी। जंगलों में आग लगने की वजह से कुछ जानवर वहां पे जल जाते थे। और जानवर जब जल जाते थे तो जब वो मानव उन जले हुए जानवरों को खाता था तो उसको अच्छा लगा होगा। जानवर जब ये इन जानवरों को मानव ने खाया तो उन्हें अच्छा लगा, और फिर धीरे धीरे करके मानव ने भी पत्थर से पत्थर को टकरा के आग की खोज कर डाली। और उस आग की खोज ने मानव के जीवन को अधिक सुरक्षित बना दिया। अधिक सुरक्षित बना देने से तात्पर्य ये है कि हिंसक जानवरों को भगाने के लिए रात को ये लोग आग जलाते थे और इनके पास हिंसक जानवर आ नहीं पाते थे, जिससे इनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी, हिंसक जानवरों से सुरक्षा कैसे पाया जा सके, तो इस समस्या का निदान आग की खोज से हुआ। खाने पीने के लिए जो कच्चे मांस खाते थे उसके लिए आग की खोज से उस समस्या का निदान हुआ। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ठंड से बचने के लिए, ठंड जो इन लोगों के लिए एक समस्या थी, वो उस समस्या का भी निदान हुआ आग की खोज के बाद। तो हम लोग देखते हैं कि जंगलों में जब तापमान में वृद्धि हुआ तो गर्मी हुई। जंगलों में गर्मी में पत्थरों के टकराने से पत्थरों के आपसी टकराव व पेड़ों के रगड़ से जंगलों में आग लग जाता। और इस
आग से विभिन्न जानवर जल जाते हैं। इस आग से जले जानवरों को जब मनुष्य ने खाया, जब मनुष्य ने खाया होगा तो उनको, जब ये जानवर इन लोगों ने खाया होगा जो आग से जल चुके हैं, तो इनको खाने में, चबाने में सरलता महसूस हुई होगी और स्वाद भी उनका अच्छा लगा होगा। खाया होगा तो चबाने में सरलता का आभास हुआ होगा और अपेक्षाकृत स्वादिष्ट लगा होगा और अपेक्षाकृत अधिक स्वादिष्ट लगा होगा, अधिक स्वादिष्ट लगा होगा। जंगलों में आग लगने से विभिन्न जानवर जल गए और उन जले जानवरों को जब नवपाषाण काल के मनुष्यों ने खाया तो खाने में या चबाने में उनको सरलता का एहसास हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि उनको ये भोजन, ये जानवर अधिक स्वादिष्ट लगे, अपेक्षाकृत जो कच्चे मांस थे उनकी अपेक्षा ये अधिक स्वादिष्ट लगे। फलतः इन्होंने भी पत्थरों को टकराकर आग पैदा करना सीख लिया होगा, अपेक्षाकृत अधिक स्वादिष्ट लगा होगा। परिणाम स्वरूप इन्होंने भी पत्थरों को टकराकर आग पैदा करना सीख लिया होगा, को टकराकर आग पैदा करना सीख लिया होगा। यहाँ पे हो गई आग की खोज। आग की खोज से इसके बाद आग की खोज ने मनुष्यों के जीवन में, नवपाषाण कालीन मनुष्य के जीवन में महान परिवर्तन ला दिया इस आग की खोज ने। इसके बाद मनुष्य पका भोजन या मांस को भून कर खाने लगा, भोजन को पका कर खाने लगा। इस आग की खोज से इसके बाद जब हम भोजन की बात करते हैं तो इसके बाद मानव भोजन या मांस को पकाकर खाने लगा। आग की खोज ने इनके जीवन को अधिक सुरक्षित और सुगम बना दिया। आग की खोज ने इनके जीवन को अधिक आसान बना दिया, अधिक सुरक्षित बना दिया, अधिक सुरक्षित और आसान बना दिया,
आग की खोज के बाद मनुष्य भोजन या मांस को पकाकर खाने लगा। इसके बाद आग की खोज से इनका जीवन जो था अधिक सुरक्षित हो गया और आसान हो गया। सुरक्षित कैसे हो गया कि जो हिंसक जानवर थे उसको रात में अंधेरे में आग जलाकर भगाते थे, भगाया जा सकता था। इसके बाद ठंड में आग जला के ठंड से बचा जा सकता था और भोजन पकाकर खाया जा सकता था। तो इसके बाद आग की खोज के बाद हिंसक जानवरों को दूर भगाने के लिए और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए आग का प्रयोग होने लगा। आग की खोज ने मनुष्य के जीवन को सुरक्षित बना दिया, इस सेंस में कि हिंसक जानवरों को वो आग जला के दूर भगा सकते थे। दूसरी बात जो इनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या थी ठंड की, सर्दियों में इनको ठंड से बचने की बड़ी समस्या थी, उस समस्या का समाधान हो गया आग की खोज के बाद। और आग की खोज के बाद मनुष्य भोजन पकाकर खाने लगा। ये हो गया आग की खोज और भोजन। आग की खोज हुई, मनुष्य भोजन पकाकर खाने लगा। इसके बाद भोजन में मनुष्यों ने कृषि का प्रारंभ कर दिया है, इसलिए मनुष्य भोजन के अंतर्गत अन्य खाद्य सामग्रियों को शामिल करता होगा। अब हम लोग देखेंगे इनका निवास के संदर्भ में हम बात करते हैं तो जब हम बुर्ज होम की बात करते हैं, सबसे पहले बुर्ज होम एक स्थान है बुर्ज होम, यहां से गर्त प्राप्त हुए हैं, गर्तावास प्राप्त हुए हैं। अब इससे हम इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ का मानव अभी भी गर्तावास में रहता रहा होगा। यहाँ का मानव अभी भी कहीं कहीं गर्तावास में रहता रहा होगा, लेकिन अन्य शोधों से, अन्य प्रमाणों से यह पता चला है कि यहाँ के लोग झोपड़ी आदि भी बना के रहते थे। ये लोग जो औजार थे, पत्थरों के औजार या हड्डियों के औजार, उनसे लकड़ी काटते थे और लकड़ियों को आपस में जोड़ के छप्पर तैयार करते थे। छप्पर तैयार करके झोपड़ी जैसी संरचना बना के उसमें रहा करते थे। क्योंकि हमने देखा कि कृषि और पशुपालन का विकास हो गया है, तो इससे व्यक्ति अधिक अस्थायी हो गया था और अस्थायी निवास का निर्माण होने लगा था। जो नवपाषाण काल है, यहाँ पे अस्थायी निवास का निर्माण प्रारंभ हो गया था। नवपाषाण काल में अस्थायी निवास का निर्माण प्रारंभ हो गया था। नवपाषाण काल में अस्थायी निवास का निर्माण प्रारंभ हो गया था। वहीं यहाँ पे एक स्थान पे लगभग
25 से 35 घर या निवास बनाए जाने लगे थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गांव का भी प्रारंभ या विकास हो गया था। एक स्थान पर कम से कम 25 से 35 आवास बनाए जाते थे, इससे इससे हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्रारंभ हो गया था। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्रारंभ हो गया था। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्रारंभ हो गया था और नवपाषाणकालीन मानव गांव में निवास करता था। और नवपाषाणकालीन मानव गांव में निवास करने लगा था। जो मध्य पाषाणकालीन मानव है, जो पूरा पाषाणकालीन मानव है, वो गुफाओं, कंदराओं आदि में रहा करता था। जो अगला जो काल आता है नवपाषाण काल, इस काल का जो मानव है वो उससे अलग होके उनका निवास ये जो गुफा, कंदरा आदि थे वो नहीं था। ये लोग जंगलों से दूर नदियों के तट पे या किसी सपाट स्थान पे, नदियों के तट पे या किसी सपाट स्थान पे अपने निवास का, अपने घरों का निर्माण करते थे। जंगलों में या नदी तट पे, नदियों के किनारे और जंगलों में सपाट स्थान पे और जंगलों में समतल भूमि पर ये अपने आवास का निर्माण करते थे। हमने इनके आवास को देख लिया कि ये लोग रहते कहाँ थे। अब जो हम लोग देखेंगे वो नवपाषाणकालीन मानव के बर्तन। जो नवपाषाणकालीन मानव का जो एक विशेष जो इनका आविष्कार था, जो इनका अद्भुत आविष्कार था, वो मृदभांड था। जो इनका अद्भुत आविष्कार था वो मृदभांड था। हमने यहाँ के निवास को देख लिया, यहाँ पे भोजन और आग की खोज को हमने देखा, और औजार और इस सभ्यता की या नवपाषाण काल की खोज को हमने देखा। अब हम लोग यहाँ के बर्तनों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के जो बर्तन थे, इससे पहले जो मध्य पाषाण काल था या पूरा पाषाण काल था, वहां पे भी मध्य पाषाण काल के चौपानी मांडो जो ये जो है ये मध्य पाषाण कालीन एक स्थल है। मध्य पाषाण
ये जो है ये उत्तर प्रदेश में है। यूपी के चौपानी मांडो से हस्त निर्मित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हस्त निर्मित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। हस्त निर्मित मृद भांड, यहाँ से हस्त निर्मित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। हमने कहा कि जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में बर्तन का निर्माण इनकी एक अलग आविष्कार है या विशेष आविष्कार है। लेकिन इससे पहले मध्यपाषाण काल में भी बर्तन का निर्माण होता था या मृद भांड का निर्माण होता था। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में मृद भांड का निर्माण या बर्तन का निर्माण में मृद भांड का निर्माण एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। नवपाषाण काल में मृद भांड का निर्माण एक महत्वपूर्ण आविष्कार था, लेकिन यद्यपि मध्यपाषाण काल में भी मृद भांड निर्माण प्रारंभ हो गया था। मृद भांड निर्माण प्रारंभ हो गया था। ये जो इसका मध्यपाषाण काल में जो मृद भांड निर्माण का प्रारंभ हो गया है, इसका हमें जो प्रमाण मिलता है वो चौपानी मांडो में मिलता है। चौपानी मांडो से हमें मध्यपाषाण कालीन मृद भांड प्राप्त हुए हैं जो कि हाथ से बने थे। यद्यपि मध्यपाषाण काल में भी मृद भांड निर्माण प्रारंभ हो गया था, लेकिन बड़ी मात्रा में इसका विकास, इसका निर्माण और इसके बनाने की प्रक्रिया, लेकिन नवपाषाण काल में हस्त निर्मित मृद भांड के अलावा चाक निर्मित मृद भांड का भी निर्माण प्रारंभ हो गया था। इससे पहले भी यानी कि मध्यपाषाण काल में भी मृद भांडों का निर्माण होता था, लेकिन बहुत नहीं होता था, बहुत कम मात्रा में होता था। और वहां हस्त निर्मित मृद भांड बनाए जाते थे या हाथों से मृद भांड वहां पे बनाए जाते थे। लेकिन जो नवपाषाण काल का काल आया तो यहाँ के लोगों ने मृद भांडों को, मिट्टी के बर्तनों को हाथों से तो बनाया ही बनाया, लेकिन चाकों से, कुम्हार के चाक से भी यहाँ पे बर्तन बनाए जाने लगे और यहाँ पर्याप्त मात्रा में या बड़ी मात्रा में बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हो गया था।
और अपेक्षाकृत अधिक सुंदर और अधिक मात्रा में यहाँ मृदभांडों का निर्माण होता था। यहाँ मृदभांडों का निर्माण होता था। वहीं जो मध्य पाषाण काल का मृदभांड था उससे अलग विशेषता ये है कि यहाँ के मिट्टी के बर्तनों को पकाया भी जाता था। यहाँ के मिट्टी के आग की खोज का एक और ये भी उपयोग है। जो हमने आग की खोज पढ़ा उसका फायदा ये है कि मिट्टी के बर्तनों को अच्छी तरह से पकाया जाता था जिससे ये टिकाऊ हो जाते हैं। यहाँ के मिट्टी के बर्तनों को टिकाऊ और मजबूत बनाने के लिए आग से पकाया जाता था। यहाँ के मनुष्यों ने हाथ से मिट्टी बनाने की बर्तन बनाने के अलावा चाक से कुम्हार के चाक से भी बर्तन बनाने की कला को सीख लिया। इसके बाद यही नहीं, यहाँ के मनुष्यों ने मध्य पाषाण काल के मानव ने मिट्टी के बर्तनों को अधिक टिकाऊ और मजबूत बनाने के लिए आग से इनको पकाना भी सीख लिया था। तो हमने लिखा नव पाषाण काल में मृदभांड का निर्माण एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। यद्यपि मध्य पाषाण काल में भी मृदभांड निर्माण प्रारंभ हो गया था। मध्य पाषाण काल में जो हमें मृदभांड निर्माण का जो साक्ष्य मिलता है वो उत्तर प्रदेश के चुपानी मांडव से मिलता है, लेकिन नव पाषाण काल में हस्त निर्मित मृदभांड के अलावा कुम्हार के चाक निर्मित मृदभांड का भी निर्माण प्रारंभ हो गया और अपेक्षाकृत अधिक सुंदर और अधिक मात्रा में यहाँ मृदभांडों का निर्माण होता था। वहीं यहाँ के मिट्टी के बर्तनों को टिकाऊ और मजबूत बनाने के लिए नव पाषाण काल का मानव आग से पकाना भी सीख लिया था। हमने यहाँ के बर्तनों को देखा। इसके बाद हम लोग इनके अर्थव्यवस्था और व्यापार पशुपालन को देख लेते हैं। जो धार्मिक पक्ष है इनका, उनको देखने के बाद यहाँ का हम लोग परिवार, इनका परिवार कैसा था, इनके पारिवारिक संरचना के बारे में बात कर लेंगे। जो धार्मिक पक्ष है इसके बाद का जो अगला टॉपिक होने वाला है हम लोगों का वो है इनका परिवार। हमने यहाँ पे गांव देख लिया, यहाँ के निवास, भोजन, औजार, आग की खोज, नव पाषाण काल का खोज हमने देखा, यहाँ के बर्तन को देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कृषि, पशुपालन और व्यापार। जो कृषि है, यहाँ पे कृषि का आविष्कार काफी महत्वपूर्ण और काफी क्रांतिकारी आविष्कार था। नव पाषाण काल में कृषि का विकास हो गया था। नव पाषाण काल में कृषि का विकास हो गया था।
ये लोग संभवतः धान, गेहूं, जौ, कपास आदि का उत्पादन करते थे। हो गया था। ये लोग संभवतः गेहूं, जौ, कपास, खजूर, अंगूर आदि का उत्पादन करते होंगे। आदि का उत्पादन करते होंगे। यहाँ पे जो नवपाषाण काल का मानव है वो कृषि करना स्टार्ट कर देता है, और ये लोग कृषि में जौ, गेहूं, कपास, खजूर, अंगूर आदि का उत्पादन करते रहे होंगे। यहां से हमें हल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगर हम इनकी कृषि करने की प्रक्रिया में देखें तो ये लोग जो कुल्हाड़ी होता था, इनका जो प्रमुख औजार था, हमने देखना भूल गया, इनका जो प्रमुख औजार था उनमें कुल्हाड़ी भी शामिल था। तो जो कुल्हाड़ी था उनके वजह से हाथ से ही खेत की जमीन की खुदाई करके ये खेती का काम करते होंगे। तो कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी आदि उपकरण से ये हाथ से ही खुदाई करके कृषि कार्य करते रहे होंगे। जबकि हमें हल का साक्ष्य नहीं मिला है, तो हो सकता है कि लकड़ियों के हल बनाए जाने के कारण उनके अवशेष अपघटित हो गए होंगे, समाप्त हो गए होंगे। इसलिए अब हमको यहां से हल की प्राप्ति नहीं होती है। खुदाई करके कृषि का कार्य करते रहे होंगे। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में नवपाषाण काल के अंतिम चरण में इन्होंने बैल, हल चलाने के लिए बैल और घोड़े का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में संभवतः इन्होंने घोड़े और बैल से कृषि वो हल चलाना प्रारंभ कर दिया था। हल चलाना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में, जब नवपाषाण काल समाप्त होने वाला था, उसके अंतिम समय में इन्होंने बैल और घोड़े का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। हल खींचने में घोड़े और बैल का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा इन जानवरों का प्रयोग लकड़ी के
गाड़ियों को खींचने में भी करने लगा। यहाँ का मानव हल चलाने में बैल और घोड़े का प्रयोग करता था। इसके बाद इसके अलावा इन जानवरों का प्रयोग अर्थात घोड़े और बैलों का प्रयोग लकड़ी के गाड़ियों को खींचने में भी करता था। यहाँ पे स्टार्ट हो गया कृषि। कृषि के प्रारंभ होने से यहाँ का मानव अस्थायी हो गया। मनुष्य व्यक्ति यदि एक जगह किसी प्रकार के अनाज को यदि बोता है तो उसको काटने तक वहां उसको रुकना पड़ेगा। मनुष्य ने किसी भी चीज का खेती किया तो उसको काटने तक उसको वहां कुछ दिन तक रुकना पड़ेगा। मनुष्य ने यहाँ पे खेती किया और जब तक ये फसल तैयार नहीं हो जाता, जब तक ये फसल ये लोग काट नहीं लेते, तब तक ये यहां से कहीं जा नहीं सकते। तो इस प्रकार से एक अस्थायी निवास का विकास हुआ। मनुष्यों के जीवन में अस्थायित्व आया। इससे पहले मनुष्य विचरणशील प्राणी था, एक जगह नहीं रहता था, जिसकी वजह से उनका पशुपालन भी विकसित नहीं हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वहां का मानव कृषि करना स्टार्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो उनके जीवन में अस्थायित्व नहीं था। अस्थायित्व नहीं होने की वजह से उनका पशुपालन भी विकसित नहीं हो पाया था। कृषि प्रारंभ होने की वजह से मनुष्य यहाँ पे अस्थायी जीवन प्राप्त कर लिया। कृषि प्रारंभ होने के परिणाम स्वरूप मनुष्य के जीवन में अस्थायित्व आया। कृषि कार्य प्रारंभ होने के परिणाम स्वरूप इनके जीवन में अस्थायित्व आया। कृषि कार्य प्रारंभ होने से इसका परिणाम कृषि कार्य प्रारंभ होने का परिणाम यह हुआ कि इनके जीवन में अस्थायित्व आया और एक जगह गांव में ये लोग निवास करने लगे। पशुपालन में ये लोग स्थायित्व आया और पशुपालन का भी विकास तेजी से हुआ। दरअसल जब ये पशुपालन नहीं करते रहे होंगे, तो इनके सामने समस्या ये आती होगी। जब ये आखेटक थे, शिकारी थे, तो शिकार चूंकि अनिश्चित था, शिकार था क्या अनिश्चित था और टिकाऊ नहीं था।
टिकाऊ नहीं था का मतलब ये है कि यदि मनुष्य ने किसी जानवर को मार के रखा तो वो 2 या 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकता था। और दूसरी बात ये है कि जो शिकार करता था वो अनिश्चित था। शिकार जंगलों में निकलता था शिकार करने, तो कभी शिकार कर पाता था, कभी जानवर मिलते थे तो कभी नहीं मिलते थे। यही यही दोनों समस्याओं ने आदमी व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में कृषि और पशुपालन को जन्म दिया होगा। यही जो दो समस्या है कि शिकार अनिश्चित था और टिकाऊ नहीं था, इस वजह से, ये कारण ने ही, इस समस्या ने ही मनुष्य के जीवन में कृषि और पशुपालन को प्रारंभ हुआ होगा, इन्हीं दो समस्याओं की वजह से। पशुपालन का भी विकास तेजी से हुआ था। पशुपालन और कृषि का विकास क्यों हुआ था? पशुपालन व कृषि का विकास नवपाषाण काल में तेजी से हुआ, क्योंकि शिकार अनिश्चित था और चूंकि हम अकेले हैं यहाँ पे, तो कैमरा देखना पड़ रहा है हमको कि कहीं बंद तो नहीं हो गया, कहीं आवाज तो नहीं हो गया, क्योंकि शिकार अनिश्चित था और जानवरों का मांस भी 2 या 4 दिन से अधिक नहीं टिकता रहा होगा। इसी समस्या की वजह से मनुष्यों ने कृषि का विकास किया। ये समस्या है कि जो शिकार था वो अनिश्चित था। जब व्यक्ति निकलता था शिकार करने, तो शिकार, उन्हें जानवरों का शिकार कभी वो कर पाते थे, कभी नहीं कर पाते थे, कभी उन्हें जानवर मिल जाते थे, कभी नहीं मिलते थे। इसके अलावा जो दूसरी समस्या है वो ये है कि जानवरों का मांस 2 या 4 दिन से अधिक नहीं टिकता था। इसकी वजह से इन्होंने कृषि और पशुपालन का विकास किया। इससे पीछे जो हमने देखा, जो बर्तन में देखा था, मृदभांड में देखा था, उसमें एक बात और हम ये जोड़ लेते हैं कि कृषि के विकास के बाद जब यहाँ पे अधिशेष उत्पादन हुआ, जो बर्तन निर्माण का जो विकास था उसमें तेजी किस लिए आई होगी कि जब कृषि का आविष्कार हुआ, जब कृषि प्रारंभ के बाद, कृषि प्रारंभ के बाद अधिशेष उत्पादन को सुरक्षित रखने की समस्या ने
मृदभांड निर्माण को मृदभांड निर्माण को जन्म दिया होगा। जब कृषि प्रारंभ हो गया तो उससे उत्पादित जो अनाज थे उनको सुरक्षित रखने की एक समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए ही नवपाषाणकालीन मनुष्य ने मृदभांड निर्माण प्रारंभ कर दिया होगा। यहाँ का हमने कृषि पशुपालन देख लिया, और जब व्यापार देखते हैं तो व्यापार में जो था वो कुम्हार था, क्योंकि कुंभकार कुंभकारी, क्योंकि यहाँ पे जो बर्तन निर्माण प्रारंभ हो गया था इसलिए कुंभकारी, इसके बाद लकड़ियों के भी औजार बनाए जाते थे। तो यहाँ पे कुंभकारी के अलावा बढ़ई बढ़ई, इसके अलावा कपड़े बनाने वाला बुनकर कपड़े रंगने वाला, कपड़े रंग कपड़ों को रंगने वाला आदि व्यवसायों का विकास प्रारंभ हो गया था। विकास प्रारंभ हो गया था। ये लोग जानवरों के खाल या उनके बाल से कपड़े बनाते थे। इसके अलावा कपास की खेती प्रारंभ हो गई थी। तो संभवतः हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग हो सकता है सूती कपड़ों का भी निर्माण किया करते होंगे। तो ये इन लोगों का पहनावा रहा होगा कि जानवरों की खाल, उनके बाल और कपास से कपड़े बनाना ये लोग सीख गए होंगे। तो विकास प्रारंभ हो गया यहाँ पे। कपड़ों को रंगने, कपड़ों को बुनने, बढ़ई, कुंभकारी आदि का विकास यहाँ पे प्रारंभ हो गया था। तो हम लोगों ने यहाँ के व्यापार को देख लिया। यहाँ का जो धार्मिक पक्ष था उसको हम लोग देखेंगे। तो हो सकता है एक बात तो इन लोगों में फिट हो गई, ये थी कि आदमी का जो मरण और जन्म लेना और मरना है ये तो निश्चित है। मनुष्य के जन्म मृत्यु की निश्चितता से ये परिचित हो चुके होंगे। इनकी भावनाएं ये बात समझ गई होंगी कि अगर मनुष्य पैदा हो रहा है या कोई भी चीज अगर इस दुनिया में आ रहा है, जन्म ले रहा है, तो वो मरेगा। इसकी निश्चितता से ये परिचित हो गए थे। इसके अलावा इनका जो ये था शवाधान प्रक्रिया था। शवाधान प्रक्रिया से ये पता चलता है कि ये लोग पारलौकिक जीवन में भी विश्वास रखते होंगे। इसके अलावा
ये देवी की पूजा भी करते हैं। देवी की पूजा करने के अलावा ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते रहे होंगे। ये लोग पारलौकिक जीवन में भी विश्वास रखते हैं। ये लोग देवी की भी पूजा करते थे। संभवतः देवी की भी पूजा करते थे। संभवतः ये लोग देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा देवी की भी पूजा करते थे। इन्होंने जो मूर्तियां बनाई हैं उनमें देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा संभवतः प्रकृति को भी पूजते रहे होंगे। ये हो गया इनका। इसके अलावा एक जो इनका शवाधान प्रक्रिया में व्यक्ति को जलाते भी थे और दफनाते भी थे। दफनाने के अलावा व्यक्ति को जलाकर उसका जो भस्म था, उसका भस्म मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी के बर्तन में उसका भस्म मिट्टी के बर्तन में रखकर जमीन में गाड़ देते थे। ये था इनका धार्मिक पक्ष। मनुष्य के जन्म मृत्यु में निश्चितता हो गई थी। इसकी निश्चितता में से परिचित हो गए थे। इसके बाद समाधान प्रक्रिया से ये पता चलता है कि ये पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करते थे। इसका जो पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे वो है बुर्ज होम। बुर्ज होम से जो शव है, शवों के साथ कुत्ते दफनाए गए थे। बुर्ज होम में ऐसा साक्ष्य मिला है कि यहाँ मनुष्यों के साथ शवों के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का मनुष्य पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करता था। हमने यहाँ के धर्म को भी देखा। अब हम लोग यहाँ के पारिवारिक व्यवस्था को देख लेते हैं। इसके बाद हमारा हो जाता है नवपाषाण काल समाप्त। क्योंकि अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो बिना पापा के वो रह सकता है, लेकिन बिना मम्मी के रहना मुश्किल हो जाता है और वो और सबका रहना मुश्किल कर देता है। किसी घर में छोटा बच्चा है तो वो मम्मी के बिना नहीं रह पाएगा, पापा के बिना रह सकता है। इसलिए ये परंपरा धीरे धीरे हुई। बच्चे को संभालने के लिए, बच्चे को देखने के लिए महिलाएं घर में रुक जाती होंगी और पुरुष घर से बाहर निकलते होंगे काम करने के लिए, शिकार करने के लिए, पशुओं को पकड़ने के लिए, व्यापार करने के लिए, कृषि आदि करने के लिए। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था स्थापित हुई होगी ये कि जो घर के काम हैं बच्चों को देखने के अलावा वो घर पे बैठे बैठे घर के काम करती रही होंगी।
इस तरह से धीरे धीरे यह व्यवस्था शुरू हुआ होगा। यह शुरू हुआ होगा कि घर के काम घर की औरतें करेंगी और जो बाहर के काम है वो वहां के पुरुष करेंगे। तो घर के काम स्त्रियां करती थी। स्त्रियां करती थी। जैसे कौन से काम? बुनना, खाना पकाना, कपड़े बुनना, खाना पकाना आदि। इसके अलावा जो पुरुष थे, पुरुष कृषि कार्य, व्यापार और शिकार। पुरुष जो हैं कृषि कार्य, व्यापार, शिकार आदि करते थे। ये हुआ इनका परिवार। घर के काम स्त्रियां करती थीं। ये व्यवस्था शुरू हुई होगी इस प्रकार कि घर में स्त्रियां रुक जाती होंगी बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। बच्चे का पालन पोषण या बच्चे का ख्याल रखने के बाद जब बच्चा सो जाता होगा तो बचे हुए समय में घर के काम स्त्रियां स्टार्ट कर देती होंगी करना। जैसे वहां खाना बनाना, कपड़े बुनना आदि। इन सब कामों को स्टार्ट करती होंगी। धीरे धीरे ये परंपरा बन गई होगी कि घर की स्त्रियां घर का काम करेंगी और जो पुरुष हैं जो बाहर का काम करेंगे। इसके अलावा जो नवपाषाण काल का अंतिम चरण है, नवपाषाण काल के अंतिम चरण में वैवाहिक संबंध जैसी कोई व्यवस्था प्रारंभ हो गई होगी। हमने परिवार देख लिया। यहाँ पे जो नवपाषाण काल का अंतिम चरण है वहां पे वैवाहिक संबंध जैसी कोई व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद से धीरे धीरे परिवार का निर्माण प्रारंभ हो गया होगा, क्योंकि पशुपालन, कृषि स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से मनुष्यों के जीवन में अस्थायित्व आ गया है। अब हम लोग अगला क्लास लेते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। और ताम्रपाषाण काल का क्लास लेने से पहले नवपाषाण काल का जो कुछ स्थल है, वहां से प्राप्त सामग्रियां हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो कुछ भी बचा होगा इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और ताम्रपाषाण काल पाषाण काल के अंतर्गत, ताम्रपाषाण काल और पाषाण काल के अंतर्गत जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है, इससे संबंधित कोई भी टॉपिक जो छूटा होगा उसकी चर्चा हम लोग पूरा का पूरा पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल समाप्त होने पे सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करने से पहले उसकी चर्चा कर लेंगे, जो यहाँ पे छूटा होगा। यहाँ पे जो नवपाषाण काल है, यहाँ पे प्रमुख स्थल छूटे हुए हैं। प्रमुख स्थल। इसके अलावा हमें लगता नहीं है कि कुछ छूटा हुआ है। अगर कुछ छूटा होगा तो देख लेंगे। प्रमुख स्थलों की चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास पर्याप्त समय है नहीं। तो प्रमुख स्थलों की चर्चा हम लोग कल करेंगे नवपाषाण काल के। इसके बाद इनकी चर्चा करने के बाद हम लोग ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण काल के बाद हम लोगों का जो टॉपिक होगा
वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में ताम्रपाषाण काल लेकर।